हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखें, उसके बाद अपने करियर का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें। साथियों, यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था कि बचे हुए 28 दिनों में हम लोग किस तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाएं और किन किन टॉपिक पे अध्ययन करें ताकि हम लोग पेपर 1 में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकें, कम से कम समय में कम से कम मेहनत करके, ताकि हम लोग जेआरएफ अचीव कर सकें, हम लोग जेआरएफ क्रैक कर सकें। तो उसी सिलसिले में आज हमारा पहला लेक्चर है। तो आइए इस सीरीज़ की हम लोग शुरुआत करते हैं। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वह वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगली बार कोई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। चलिए साथियों, यदि आपने पिछले लेक्चर को देखा होगा तो ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप जा करके चैनल पे आप उसको देख सकते हो। मैंने उसमें आपको बताया था रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ हिस्से के बारे में, और मैंने यह बताया था कि इन हिस्सों को यदि हम लोग पढ़ते हैं तो मेरा ख्याल है कि रिसर्च एप्टीट्यूड से आने वाले 5 से 6 सवाल में से आप 4 सवाल, 3 सवाल, 5 सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यदि आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आप 2 सवाल तो यूँ सॉल्व कर ही लोगे, लेकिन रिजल्ट उससे नहीं होने वाला है। जब तक आप 5 में से 4 सवाल नहीं सॉल्व करते हैं तब तक आप यह मान कर चलिए कि उस पर आपकी पकड़ नहीं है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप इस लेक्चर को देखेंगे तो चीज़ें आपको बहुत समझ में आएंगी और आपको बहुत मदद भी मिलेगा। तो चलिए, आज हमारा पहला लेक्चर है और आज हम लोग सबसे पहले सबसे ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड वाले चैप्टर से रिलेटेड है। किससे? रिसर्च एप्टीट्यूड वाले चैप्टर से रिलेटेड है। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ रिसर्च से एक सवाल जरूर आता है, और टाइप्स ऑफ रिसर्च में यदि बात करें तो एक रिसर्च है जिसका नाम है एक्शन रिसर्च। ठीक है, आप हमारे साथ लिखते चलेंगे, एक्शन रिसर्च। देखो, आप किसी भी साल का पेपर उठा करके देखोगे, किसी भी शिफ्ट का पेपर उठा करके देखोगे तो एक्शन रिसर्च से हमेशा ये लोग सवाल पूछते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, तो हम मान कर चलो कि इससे सवाल आपसे पूछा ही जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एक्शन रिसर्च के बारे में। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा, आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा इससे आने वाला। ठीक है, चलो। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पढ़ो ऐसा कि दूसरे को पढ़ा सको, नहीं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, फिर तो आप मर ही जाओगे एक ना एक दिन। तो आप मरने से पहले आप जो कुछ भी पढ़ते हो वो तो किसी को दे करके जाओगे, तब तो किसी को फ़ायदा हो पाएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। ठीक है, सबसे पहले यह लिख लो कि जो एक्शन रिसर्च है उसका जो मतलब फाउंडर है, उसका जो खोज किया है वह, उसका नाम है कुर्ट लेविन। ठीक है, एक्शन रिसर्च से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा, कुर्ट लेविन जो है निम्नलिखित में से किस रिसर्च से रिलेटेड है। कुर्ट लेविन ने 1940 में इसकी खोज की थी पहली बार। ठीक है, कुर्ट लेविन कौन है? कुर्ट लेविन एक रिसर्चर था। ठीक है, इसने 1940 में पहली बार एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल किया था अपने रिसर्च में, अपने फील्ड वर्क में, अपने रिसर्च वर्क में। ठीक है, चलो। रिसर्च, एक्शन रिसर्च को आप पहचानोगे कैसे? देखो, सवाल 2-3 तरीके से पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि इस प्रकार की यदि समस्या है तो इसमें कौन सा रिसर्च का इस्तेमाल किया जाएगा। एक सवाल तो बहुत कॉमन यह पूछा जा सकता है कि एक्शन रिसर्च के फाउंडर कौन है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जो एक्शन रिसर्च से एफिलिएटेड है, एसोसिएटेड है। तो वह है कुर्ट लेविन, और कब आया है? 1940 में। एक्शन रिसर्च का जो उपयोग है साथियों, देखो रिसर्च में हम लोग यही बेसिकली पढ़ते हैं कि कोई भी, मान लो रिसर्च का किसी भी टाइप को आप पढ़ रहे हो तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग यह पढ़ते हैं कि इस टाइप का जो रिसर्च है इसको किस सब्जेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर किस तरीके के रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक चीज़ यही है, यहीं से सवाल पूछा जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल किस प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है, तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना, इमीडिएट प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, इमीडिएट प्रॉब्लम्स,
इमीडिएट प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है कि जैसे आप रिसर्च कर रहे हो, मान लो आप फील्ड वर्क रिसर्च कर रहे हो, अचानक से कोई समस्या आता है, तो उस अचानक से आई हुई समस्या का समाधान करने के लिए आप जिस रिसर्च मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसे ही एक्शन रिसर्च कहा जाता है। हिंदी में इसको क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। जो एकदम शुद्ध हिंदी में पढ़ते वो लिख सकते हैं क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा तात्कालिक समस्याओं की समाधान के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के रिसर्च का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो एक्शन रिसर्च का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक, दूसरी बात कि किसी भी मान लो कोई रिसर्च प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हो, तो आप शुरुआती दौर में एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते हैं। कब करेंगे? जब रिसर्च वर्क चल रहा हो, कोई प्रक्रिया चल रही है, कोई रिसर्च चल रहा है और उसके बीच में उस रिसर्च के दौरान जो कोई समस्या उत्पन्न होता है, इमीडिएट प्रॉब्लम्स चल करके आते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पार्टिकुलरली एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है। एक्शन रिसर्च का हम लोग यूज करते हैं। तो आपसे इसीलिए इसमें पूछा जाता है कि मान लो कोई रिसर्च प्रगति में है, ठीक है, उस पर प्रोग्रेस हो रहा है, उस पर काम हो रहा है और उसके बीच में एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी भी रिसर्च के शुरुआती दौर में नहीं, जैसे बेसिक रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च है, वहाँ से रिसर्च शुरू हो सकता है, लेकिन एक्शन रिसर्च से रिसर्च शुरू नहीं होता है, शुरू किसी और टाइप से होता है। एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल हम लोग चलते हुए रिसर्च के दौरान करते हैं, चलते हुए प्रोजेक्ट के दौरान करते हैं। यानी कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, कोई भी रिसर्च चल रहा है, तो उसके बीच में इस रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो, इसमें यह भी किया जा सकता है कि इसमें संशोधन की गुंजाइश रहती है। ठीक है, इसमें संशोधन की गुंजाइश रहती है। 2-3 पॉइंट है, बस ये 3 पॉइंट बस आप याद रखना एक्शन रिसर्च के बारे में। यहाँ से सवाल पूछा जाता है इमीडिएट प्रॉब्लम्स, ये एकदम याद कर लो, इससे कई बार सवाल पूछा गया है। ठीक, जब मैं एग्जाम दिया था तो उस समय भी इससे पूछा गया था। चलो, एक सवाल और यहाँ से पूछा जा सकता है एक्शन रिसर्च से ही रिलेटेड। वो लोग और आगे बढ़ेंगे तो वो लोग कह सकते हैं, जैसे हम लोग स्टेप ऑफ रिसर्च पढ़ते हैं तो उसमें पहले जैसे हम लोग किसी प्रोजेक्ट के बारे में प्लान करते हैं, सोचते हैं, हाइपोथेसिस तैयार करते हैं, उसके बाद डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इस तरीके से हम लोग रिसर्च स्टेप ऑफ रिसर्च में उसको हम लोग पढ़ेंगे, रिसर्च करते हैं। उसी तरीके से जब हम लोग एक्शन रिसर्च करते हैं तो एक्शन रिसर्च में जो हम लोग प्लान करते हैं, जो एक्ट करते हैं, वो किस तरीके से काम करता है, यानी कि आप कह सकते हो स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च। ठीक है, स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च किस तरीके से काम करता है। स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च की बात करें साथियों, तो सबसे पहले कोई भी दुनिया का कोई भी रिसर्च हो, आप बिना प्लान किए कर ही नहीं सकते हो। तो पहला जो इसका स्टेज होता है उसको प्लानिंग स्टेज बोलते हैं। हम लोग पहले प्लान करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी काम को करते हो और उस काम में यदि आप सफलता पाना चाहते हो तो आप ध्यान रखना उस काम का पहले प्लान करो, प्लानिंग करो उस काम को करने के लिए। उसी तरीके से एक्शन रिसर्च ही नहीं बल्कि दुनिया के जितने भी रिसर्च हैं उन सभी की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले प्लान करेंगे। ठीक, उसके बाद प्लान करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट एक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्टिंग का स्टेज आ जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग एक्ट शुरू करते हैं। यही बाकी रिसर्च में और एक्शन रिसर्च में यही अंतर है। यहाँ पे प्लान किए और वहाँ पे जब जाओगे अन्य रिसर्च में तो जैसे आप तय करोगे, हाइपोथेसिस करोगे, प्राइमरी सोर्स देखोगे, सेकेंडरी सोर्स देखोगे, ये सारा चीज़ देखोगे। लेकिन एक्शन रिसर्च में आप प्लान किए और तुरंत उस पर काम शुरू कर दिए। ठीक है, कॉलेज में ऐसे लड़का लोग करता है ना, ठीक है, लड़कियों के साथ प्लान करता है, उसके बाद एक्शन शुरू अगले दिन से, जो भी वो प्रपोजल वगैरह का जो भी चीज़ें हैं वो शुरू कर देता है। तो प्लान करते के साथ एक्ट करना। ठीक, बीच में कोई भी लाफा शूटिंग नहीं होगा, डायरेक्ट एक्ट मतलब एक्शन होगा। इस टाइप का चीज़ें चलती है एक्शन रिसर्च में। मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो, और तीसरे नंबर पे इसका चूंकि एक्ट कर रहे हैं तो अब इसका डेवलपमेंट भी होगा। तो तीसरा जो स्टेज होता है इसका, वो इसको डेवलपिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको डेवलपिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जांच पड़ताल करते हैं कि इसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और चूंकि एक्शन रिसर्च जो है बहुत स्टैंडर्ड टाइप का रिसर्च है, बीच में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह दरअसल जैसे आप टीचिंग लेवल पढ़ोगे ना तो उसमें 3 प्रकार का लेवल होता है। एक होता है मेमोरी लेवल, एक होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा होता है
है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो रिफ्लेक्टिव लेवल कहाँ पे होता है? हायर एजुकेशन में। अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ पे होता है? स्कूल एजुकेशन के बाद, बीच वाला में, इंटरमीडिएट में, जहाँ पे प्यार मोहब्बत थोड़ा सा परवान चढ़ता है, वहाँ वाला फेज में। और जो शुरुआती दौर का जो फेज है, जहाँ पे चीज़ें पता ही नहीं है, स्कूल एजुकेशन, वहाँ पे मेमोरी लेवल अप्रोच चलता है। उसी तरीके से रिसर्च के फील्ड में भी होता है। तो रिसर्च के फील्ड में जैसे आप सबसे ऊपर जाओगे, ठीक है, सबसे मतलब बेहतरीन शोध करना चाहते हो, तो उस शोध में एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल किया जाता है और उसी को रिफ्लेक्टिव स्टेज बोला जाता है। जैसे टीचिंग लेवल में रिफ्लेक्टिव लेवल आता है ना, जब आप कॉलेज में चले जाते हो, एमफिल करते हो, पीएचडी करते हो, पेपर प्रेजेंट करते हो, तो वहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। रिफ्लेक्टिव लेवल का क्या मतलब होता है? थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है, लाइट आपने पढ़ा हो ना फिजिक्स, तो थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन आप पढ़े होंगे, ठीक है। यानी टीचर कोई भी चीज़ पढ़ाता है तो आप डायरेक्ट उसको एब्जॉर्ब करते हो, और एब्जॉर्ब करने के साथ साथ ऐसा नहीं कि आप चुपचाप सुन लेते हो। जैसे बचपन में क्या होता था कि टीचर ने कुछ बोला, आप चुपचाप सुन के रह गए, कुछ बोले तो कुटा जाएंगे। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल अप्रोच में आते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि आप, टीचर कोई चीज़ बोले, आपके प्रोफेसर लेक्चर दिए, आप उसको सुने, उसके बाद आप रिफ्लेक्ट करते हो, ठीक है, उसी ऊर्जा के साथ, एकदम उससे ज़्यादा ऊर्जा के साथ भी कई लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे मैं क्या करता था अपने कॉलेज में, तो आप सवाल पूछते हो प्रोफेसर से, डायरेक्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो, अडॉप्ट नहीं कर लेते हो, ठीक। यही दरअसल थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन है जो एक्शन रिसर्च में काम करता है। तो एक्शन रिसर्च का 4 स्टेज होता है। बाबू बोल रहा हूँ, चलो ठीक है, चलेगा। प्लानिंग स्टेज होता है, एक एक्टिंग का स्टेज होता है, प्लान करो, काम शुरू कर दो भाई, और देखो कि इसमें विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और विकास हो रहा है तो ठीक है, रिफ्लेक्ट करो चीज़ों को, ठीक है। तो ये 4 स्टेज हैं एक्शन रिसर्च के। यदि आपने समझ लिया तो आप तीर मार लिए हैं, ठीक है। एक्शन रिसर्च का बेसिक चीज़ यही है यार, बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। आप समझ जाओगे ना, तो वो लोग सवाल कितना भी घुमाएंगे तो आप एकदम इसको मतलब सवाल को सॉल्व करके आओगे। समझना मेन चीज़ है। आप लिख करके क्या करोगे? लिखा हुआ तो बहुत चीज़ मिल जाएगा मार्केट में, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, इतने सारे नोट्स पड़े हुए हैं, आप ले करके बैठे रहिए। बहुत सारे लोग ले करके बैठे हैं, मैं भी लेके बैठा रहता था। चलो अब देखो, मेरा ख्याल है कि आप समझ गए हैं ना, चलो ठीक है। इसी को बोलते हैं दरअसल एक्शन रिसर्च का जो ये सर्कल अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे पहले क्या करना है, प्लान करना है, उसके बाद एक्ट करना है, तीसरे नंबर पे इसके डेवलपिंग स्टेज को, डेवलपमेंट को देखना है, और चौथे नंबर पे रिफ्लेक्शन को, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो साइकिल बनाना साथियों, ये जो चक्र बनाना, इसी को पता है क्या बोलते हैं? इसी को रिसर्च की भाषा में बोलते हैं साइकिल ऑफ एक्शन, ठीक है, साइकिल ऑफ एक्शन। एक्शन रिसर्च है भाई, तो एक्शन रिसर्च के माध्यम से जिस साइकिल का निर्माण हुआ उसे साइकिल ऑफ एक्शन कहेंगे, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक। और इसी को साइकिल ऑफ इंक्वायरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली हम लोग जांच पड़ताल ही कर रहे होते हैं, बीच में कोई समस्या आता है तो उसकी जांच पड़ताल के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए साइकिल ऑफ इंक्वायरी भी इसको कहते हैं, ठीक। ये जो चक्र हुआ ना, प्लान से एक्ट करना, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, 1 2 3 एंड 4, ये जो साइकिल का निर्माण हुआ, इसी को साइकिल ऑफ एक्शन और इसी को साइकिल ऑफ इंक्वायरी भी कहते हैं, ठीक। तो कितना घुमाएगा वो लोग, कहाँ तक पहुँचेंगे वो लोग? आखिर वो लोग भी तो आप ही की तरह उसी कॉलेज से पढ़ के गए हैं ना, तो कहाँ तक ले जाएंगे? ठीक है, आपका जितना उम्र हो रहा है उतने साल से वो लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन घुमाने का एक सीमा होता है ना, आप उस हद को पकड़ लो तो फिर आप सवाल को सॉल्व कर लोगे। चलो, एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था जॉन इलियट, ठीक है। आप लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से। जॉन इलियट को नहीं जानेंगे तो किसको जानेंगे आप, ठीक है, जॉन इलियट। तो जॉन इलियट ने एक्शन रिसर्च के बारे में कुछ कहा था कि एक्शन रिसर्च का शिक्षक लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन में, ठीक है। क्लासरूम कम्युनिकेशन में एक्शन रिसर्च का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? देखो, आप किताब पढ़ोगे, ये चीज़ आपको दिया हुआ मिलेगा, आपको केवीएस मैदान में इसको बहुत विस्तार में दिया है। आप किताब को पढ़ोगे तो वहाँ पे ऐसे ऐसे शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी पूरी तरीके से। तो जॉन इलियट ने कहा कि एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल तो रिसर्च स्कॉलर ठीक है अपने रिसर्च के फील्ड में कर रहे हैं तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने के लिए, लेकिन एक शिक्षक जो है अपने क्लासरूम में किस तरीके से एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक। तो इन्होंने कहा कि एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल शिक्षक ऐसे कर सकता है, जैसे मान लो क्लास में आप पढ़ा रहे हो, ठीक। तो बच्चा जो कई मरियल टाइप का बच्चा होता है जिसको पढ़ने उड़ने में मन नहीं लगता है, ठीक, तो वो इमीडिएट प्रॉब्लम है, आपको अचानक से पता चलता है और उसके सॉल्यूशन के लिए आप जो कदम उठाते हैं, जो आप स्टेप लेते हैं, वह दरअसल एक्शन रिसर्च से चल करके आता है। तो बेसिकली आप देखोगे अब तक जो हमने पढ़ा है, तो एक्शन रिसर्च का एकदम मूलभूत जो संरचना है, मूलभूत जो थ्योरी है, जो फंडामेंटल थ्योरी है, उसका वह क्या है?
तात्कालिक समस्याओं का समाधान करने के लिए जिस रिसर्च मेथड का इस्तेमाल किया जाता है उसे एक्शन रिसर्च कहते हैं। ठीक, और यह डेवलपमेंट रिसर्च का ही एक हिस्सा होता है। ठीक, समझ में आ रही बात। और इसको क्या क्या बोलते हैं? साइकिल ऑफ इंक्वायरी एंड साइकिल ऑफ एक्शन। ठीक, प्लान, एक्ट और डेवलपिंग स्टेज, और चौथे नंबर पे रिफ्लेक्शन का स्टेज, रिफ्लेक्टिव लेवल का स्टेज। तो एक शिक्षक जो है अपने बच्चे को प्रेरित करने के लिए, ठीक है, उसको मोटिवेट करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है, उसके एटीट्यूड में परिवर्तन के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है एक्शन रिसर्च का। क्योंकि तात्कालिक कोई भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए आप किसी भी प्रकार का मेथड का यूज कर रहे हैं तो वह एक्शन रिसर्च के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो एक शिक्षक भी करता है। जैसे मान लो क्लासरूम में बच्चा बहुत हल्ला कर रहा है, यह इमीडिएट प्रॉब्लम है कि मतलब क्लासरूम अच्छा से चल रहा था, लोग शांति से पढ़ रहे थे, बीच में अचानक से एक लड़की घुसी और मतलब ठीक है सभी लोग डिस्टर्ब हो गए, पूरा क्लासरूम डिस्टर्ब हो गया। लड़का भी घुसता है तो वो पूरा क्लासरूम डिस्टर्ब हो गया। तो वो क्या हुआ, वो इमीडिएट प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। और इमीडिएट प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, उसका सॉल्यूशन के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस रिसर्च का इस्तेमाल करेंगे वो एक्शन रिसर्च होगा। तो एक शिक्षक जो है वह एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल हमेशा करता है। लेकिन इस पर ध्यान केंद्रित किसने करवाया? जॉन इलियट ने। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि शिक्षक जो है एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल अपने क्लासरूम कम्युनिकेशन में करते हैं, बच्चों को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा जॉन इलियट ने कहा था। जॉन इलियट साहब का नाम याद रखना, थोड़ा सा क्रेडिट तो बनता है ना, उन्होंने ही तो फोकस करवाया इस पे। ठीक है, इसमें और क्या हो सकता है? इसमें अभी होता है कि मान लो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आया, आप ओरल टेस्ट लेते हो, या भी इमीडिएट प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको सॉल्यूशन के लिए ओरल टेस्ट लेते हैं। और तमाम सारी चीज़ें, जैसे आप प्रशासन में हो, ठीक है, किसी पोस्ट पे हो। प्रशासन करने का मतलब डीएम नहीं, मतलब टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, है ना। एचओडी वगैरह हैं, आप प्रिंसिपल हैं, तो वो भी प्रशासनिक पोस्ट होता है ना स्कूल के फील्ड में। ठीक, तो वहाँ पे कोई समस्याएं आपके सामने आती हैं चल करके, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो, कॉलेज से रिलेटेड हो, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, तो उन तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए आप जिस स्टेप का इस्तेमाल करते हैं वह भी दरअसल एक्शन रिसर्च के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो साथियों, एक्शन रिसर्च के बारे में बस इतना ही। मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप इतना पढ़ करके जाते हैं तो एक्शन रिसर्च से आने वाले किसी भी सवाल को आप छोड़ेंगे नहीं, आप उसको चटनी बना करके आओगे, हवा बना दोगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनों का ख्याल रखिए और लोगों से प्यार करते रहिए।